हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र के शासक किस देवता को अपना इष्ट देवता मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूर्य देवता को। तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य मानव जीवन को खालिस्तान बनाना है। तो इसका राइट आंसर है आध्यात्मिक एवं श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 4, दर्रों से आप क्या समझते हैं? पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, योजना आयोग की स्थापना किसने, कब तथा क्यों की थी? तो इसका राइट आंसर है योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में की थी। योजना आयोग का कार्य देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो इनकी जो निम्नलिखित विशेषताएं थी, इसमें पहली विशेषता थी सरस्वती सिंधु सभ्यता की प्रथम विशेषता यह थी कि ये नगर नदी किनारे बसे हुए थे। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है, इस सभ्यता के नगरों में प्रायः पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते हैं। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र और पश्चिम टीले पर दुर्ग स्थित होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़कों तथा गलियों के लगभग एक ग्रिड यानी कि जालनुमा में बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था तथा कूड़े कचरों के लिए जो है कूड़ेदान होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म व बौद्ध धर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, पहला पॉइंट है इसमें देखिए, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता परंतु जैन धर्म आत्मा को मानता है। सेकंड जो इनमें अंतर है, जैन धर्म शरीर यातना पर विशेष जोर प्रदान करता है जबकि बौद्ध धर्म विलाप और तप के बीच के मध्य मार्ग को मानता है। थर्ड पॉइंट है, जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर विशेष बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में संघ व्यवस्था का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, साम्राज्यवादी क्वेश्चन नंबर 8 है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने शोषण के कौन कौन से तरीके अपनाए? तो इनके निम्नलिखित तरीके अपनाए थे। तो इसमें पहला तरीका था, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ती कीमतों पर प्राप्त किया। सेकंड पॉइंट है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों से धन अपने देश पहुंचा दिया जिससे वह उपनिवेश गरीब हो गया। थर्ड पॉइंट है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में अपने देश का निर्मित माल सस्ती कीमतों पर बेचकर उपनिवेशों के लघु उद्योग यानी कि जो छोटे उद्योग थे उनको बंद करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में ईसाई धर्म का बहुत प्रचार किया जिससे वहाँ की संस्कृति बर्बाद हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में किसानों से अपनी ज़रूरतों की खेती करवाई। इसी क्वेश्चन के अथवा में एक और जो है दिया गया, इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की ओर में देखिए, क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी व बहिष्कार क्यों महत्वपूर्ण थे? यानी कि इस आंदोलन में स्वदेशी को अपनाना है और विदेशी का बहिष्कार करना है। तो इसका आंसर है, स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी व बहिष्कार महत्वपूर्ण होने के नियम जो है निम्न कारण है। तो इसमें पहला कारण था, बंगाल के विभाजन को समाप्त करने के लिए जिस स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह जल्द ही आंदोलन की लड़ाई का प्रमुख हथियार बन गया। सेकंड पॉइंट है, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के साथ साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का नारा दिया गया। इससे जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने में मदद मिली। थर्ड पॉइंट है, इस बात पर जोर दिया गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने से अधिकांश विदेशी वस्तुएं इंग्लैंड से आती थी तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों को क्षति पहुंचेगी तथा
और तब ब्रिटिश सरकार को भारतीय मांगे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस ने 1905 के वाराणसी अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित न रहकर देश के अनेक भागों में फैल गया। इससे सारे देश में राजनीतिक गतिविधियां तीव्र हो गई, यानी कि तेज हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो इसमें पहला है वह स्थान जहां जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई। तो आपको इतना ही मिलेगा, जो ये ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, अमृतसर पंजाब में। ये जो है आंसर है इसका, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है, आपको केवल इतना ही मिलेगा, वह स्थान जहां 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया। तो आपको केवल यहाँ तक मिलेगा। ब्रैकेट में जो आपको ये आंसर दिख रहा है मुंबई महाराष्ट्र, ये मैंने आपके लिए जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो, तो ज़रूर जो है इसको लाइक करें, और कोई भी अच्छा जो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप जो कमेंट कर सकते हैं। थर्ड है, भारत में एक फ्रांस का उपनिवेश। तो इसका राइट आंसर है गोवा। अब इनको मानचित्र में दिखाना है, तो मानचित्र में यहाँ पे मैं आपके लिए जो है, साथ ही साथ एक और नेक्स्ट भी जो है यहाँ पे एक और फोर्थ है, वह स्थान जहाँ 1907 में कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गया। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा सूरत, गुजरात। इन सभी को मैप में दिखाना है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए अमृतसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरत, गुजरात। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहीं पे, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवा। तो इन सभी को जो है मैप में शो करना था, ठीक है। इस तरीके से जो आप इनको मैप में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है? तो इसका राइट आंसर है सिंहली। इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक विभाजन अधिकांश डैश यानी कि खालिस्तान पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर है जन्म पर। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर डैश यानी कि खालिस्तान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर है पंचायत समिति का। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन नंबर 14, फेडेकोर नामक संगठन किस देश का है? तो इसका राइट आंसर है बोलीविया का। क्वेश्चन नंबर 15, नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य क्या था? तो आंसर है इसका, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को लाना तथा राजा ज्ञानेंद्र के हाथों से देश का नियंत्रण हासिल करना था, जो कि कई प्रकार से राजनीतिक दलों को दबा रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दल बदल क्या है? दल बदल का साधारण अर्थ एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना है, अर्थात उम्मीदवार ने जिस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा हो उस दल का त्याग करके किसी अन्य दल में शामिल होना या निर्दलीय सदस्य के रूप में बने रहना, इसी को बोलते हैं दल बदल। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका की जातीय बनावट कैसी है? आंसर है श्रीलंका की जनसंख्या में बहुत विविधता है। सिंहली समुदाय बहुसंख्यक है, ये लगभग 74% है। तमिलों की आबादी की कुल जनसंख्या में 18% और बाकी जो है अन्य जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किन्हीं 3 लक्षणों का वर्णन करें जो सरकार की सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामान्य होती है। तो इसमें देखिए पहला है, सभी लोकतंत्रों में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार बनाई जाती है। सेकंड है, सभी लोकतंत्रों में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यदि सरकार लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में विफल रहती है तो उसके पास अपने सामान्य कार्यकाल से पहले ही हटाए जाने का उचित अवसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके पास राजनीतिक दल हैं जिसे पूर्ण बहुमत मिलता है, वही सरकार बनाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, वे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। इसमें यहाँ पे 3 पूछे गए, मैंने आपको 4 बता दिए, आप कोई भी लिख सकते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 19, स्थानीय सरकारों के क्या लाभ हैं? आंसर है, स्थानीय सरकारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती है और इसलिए यह लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होती है। स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है और यह उन्हीं लोगों के लिए कार्य करती है जो उस क्षेत्र विशेष के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन कीजिए।
इसका देखिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो इसमें पहला पॉइंट है, जब पार्टियां चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करती है तो वे मतदाताओं की जाति संरचना को ध्यान में रखती है और विभिन्न जातियों के उम्मीदवारों को नामांकित करती है ताकि चुनाव जीतने के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। सेकंड पॉइंट है, जब सरकार बनती है तो राजनीतिक दल आमतौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों को इसमें जगह मिले। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक दल और उम्मीदवार समर्थन जुटाने के लिए जातिगत भावनाओं की अपील करते हैं। कुछ राजनीतिक दल कुछ जातियों का पक्ष लेने के लिए जाने जाते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत ने राजनीतिक नेताओं को समाज के विभिन्न वर्गों के राजनीतिक समर्थन को जुटाने और हासिल करने के कार्य के लिए मजबूर किया है। नेक्स्ट यहाँ पे और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से आपको कोई भी अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली बुनियादी चुनौतियों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो इसमें देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली बुनियादी चुनौतियाँ निम्नलिखित है। सबसे पहली जो चुनौती है ये है निरक्षरता। अशिक्षित जनता कभी भी एक शक्ति लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकती। यह समस्या देश के साथ आज़ादी के समय से है। दूसरी समस्या है गरीबी। बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि देश की जनता के पास अमीरी गरीबी के बीच की निगाह कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक ऐसी बात है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोग केवल अपने विचारों को साधने के कारण लोकतंत्र की तरकीबें नहीं करते, वह धार्मिक समुदाय में बट जाता है, रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जातिवाद। अनादिकाल से भारत में जातिवाद व्यवस्था हो रही है। जातिवाद के कारण दो समाज के लोग खुद को एक दूसरे से अलग मानते हैं और लोकतंत्र शक्तिमान नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 21, जल किस प्रकार का साधन है? तो जल एक नवीनीकरण साधन है, ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रेगुर मिट्टी को खास तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं काली मिट्टी, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 24, चावल उत्पादन में हमारा देश किस नंबर पर है? तो ये दूसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधनों के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैव संसाधन के बारे में। ये क्या होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु, वनस्पति और फसल। नेक्स्ट बात करें अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं, पत्थर, जल और मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 27, मृदा यानी कि मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहले देखिए, इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। रेतीली भी मिट्टी भी बोल सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 28, कृषि के प्रकार बताते हुए चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है कृषि के प्रकार निम्नलिखित हैं: जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि और व्यावसायिक कृषि। अब इसमें चाय की खेती के बारे में यहाँ पे बताना है। चाय एक पेय फसल है, यानी कि पीने के लिए काम में आती है। इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो चाय के लिए तापमान की बात करते हैं। चाय उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का पौधा है। इस पौधे के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। चाय के पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल व शुष्क हवा प्रतिकूल रहती है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें वर्षा। चाय के लिए आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। यदि वसंत एवं शीत ऋतु में अच्छी वर्षा हो जाए तो चाय की पत्तियों को वर्ष में 4-5 बार चुना जा सकता है। इसके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें भूमि। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भूमि के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भूमि, चाय का उत्पादन पहाड़ी ढालों वाली भूमि पर अधिक किया जाता है। इसके लिए गहरी गंधक, पोटास, लोहांश और जीवांशों से उपयुक्त मिट्टी उपयुक्त रहती है। वनों में साफ की गई भूमि पर चाय सर्वाधिक उगाई जाती है।
बलुई मिट्टी जिसमें जीवांशों की मात्रा अधिक होती है चाय के लिए सर्वोत्तम रहती है। चाय की झाड़ी की जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, तो ऐसी भूमि जरूरी है, होनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रम। चाय की पत्तियों के लिए सस्ते व अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय की पत्तियां एक एक कर चुनी जाती हैं जिससे कोमल पत्तियां नष्ट न हो। इस कार्य के लिए बच्चे व स्त्रियां श्रमिक अधिक उपयुक्त रहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाएं। तो ये जो दिए गए हैं इनको मानचित्र में दिखाना है। सबसे पहला पॉइंट है टिहरी बांध, केवल आपको इतना ही मिलेगा टिहरी बांध, ये ब्रैकेट में मैंने आंसर आपके लिए लिख रखा है, उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट है वडोदरा सूती वस्त्र उद्योग, और ब्रैकेट में जो ये गुजरात लिखा हुआ है ये आपको पेपर में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपकी जो सुविधा के लिए कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो कि महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी कहाँ पे है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, अब आपको ध्यान आराम से दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जो है टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं वडोदरा गुजरात सूती वस्त्र उद्योग है, और लास्ट में है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ये आपको पता होगा मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये मैप अगर आपको अच्छे लग रहे हो कि मैप वाला काम मैंने आपके लिए स्पेशली किया है समझाने के लिए, तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये मैप जो है यहाँ पे मैंने अपलोड कर रखे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका की, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्वयं सहायता समूह में से बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है सदस्यों के द्वारा, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे दिए सेंटेंस दिया गया, यानी कि टेंस जो वाक्य दिया गया है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ खाली यानी कि डैश है, खाली स्थान भरना है, तो ये क्या है, परस्पर निर्भर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, परस्पर निर्भर। क्वेश्चन नंबर 33, तृतीयक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? यह वह क्षेत्र है जिसे सेवाओं के रूप में जाना जाता है और यह अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जो उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवाएं व्यक्तिगत नागरिकों और कंपनियों, सार्वजनिक या निजी संस्थानों दोनों के लिए है। मूल रूप से तृतीयक क्षेत्र अंतिम उत्पादों के बजाय सेवाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तृतीयक गतिविधियों में वित्तीय सेवाएं, परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श, खुदरा आदि शामिल है। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है और यह उत्पादन प्रक्रिया के लिए भी जो है सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 34, सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऋण के अधिक ब्याज दर पर मिलने से ऋणी की अधिकांश आय ऋण के ब्याज भुगतान में व्यय हो जाती है। ऋणी के पास अपने लिए बहुत कम आय बचती है। कई बार अत्यधिक ऊंची ब्याज दरों के कारण ऋणी जीवन भर ऋण के बोझ से दबा रहता है और विकास में पिछड़ जाता है। इन सब कारणों से सभी लोगों को के लिए यथोचित दरों पर जो है ऋण उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए भारत के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परंपरागत स्रोत, तो इसमें है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे तो गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें आता है आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगने के क्या कारण थे? इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? तो बात कर लेते हैं इसका आंसर। भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगा दिए थे। यह अवरोध सन 1991 तक लगे रहे। सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादों की रक्षा करने के लिए यह प्रतिबंध लगाए। सन 1950 एवं 60 के दशक में भारतीय उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। इस अवस्था में आयातों से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। यही कारण था कि भारत सरकार ने आयातों को केवल मशीनरी, उर्वरक, खनिज तेल जैसी आवश्यक चीज़ों तक ही सीमित रखा और विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोध लगाया। इन अवरोधों को सरकार इसलिए हटाना चाहती थी क्योंकि सन 1991 तक भारतीय उत्पादक विश्व के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गए थे।
अब वह महसूस किया जाने लगा था कि प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना आवश्यक होगा। इसी के थ्रू में देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का जो आंसर आपको देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। तो कौन कौन से कारक हैं? आंसर है, उपभोक्ताओं के शोषण के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो है इसका कारक है मांग व पूर्ति में असंतुलन। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि के कारण मांग की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि कम होने के कारण मांग व पूर्ति में असंतुलन अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यवसायी घटिया वस्तुओं का उत्पादन कर उपभोक्ता से उच्च यानी कि ज़्यादा मूल्य जो है वसूलता है। नेक्स्ट जो है कारक की बात करें तो अशिक्षा एवं अज्ञानता। भारत में उपभोक्ता शोषण का एक प्रमुख कारण उपभोक्ता का अशिक्षित होना व उपभोक्ता अधिकार से अनभिज्ञ होना है। बहुत अधिक संख्या में उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता की पहचान भी नहीं कर पाते, इस वजह से उपभोक्ता का शोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, गलत जानकारी। कई कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञापनों पर बहुत अधिक धन खर्च करती है। ये उपभोक्ताओं को अपने उत्पादन की गलत जानकारी देती है। नेक्स्ट बात करें कारक इसका, सीमित जानकारी। उपभोक्ताओं को उत्पादों के लिखित पक्षों यथा मूल्य, गुणवत्ता, बनावट, प्रयोग की शर्तों आदि की जानकारी न होने के कारण उपभोक्ता गलत वस्तु का चयन कर लेता है और शोषण का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मिलावट की समस्या। महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम तोल से वस्तुओं के माप में हेराफेरी करके भी उपभोक्ता का शोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंची कीमत द्वारा ऊंची कीमतें वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है, यानी कि वस्तुओं की जो है मूल्य अधिक करना। और लास्ट में है डुप्लीकेट वस्तुएं, धोखे वाली या डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके भी जो है उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। तो ये बहुत सारे जो है कारक हैं। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल से टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको और भी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।